हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यूमेरिकल वाली दीदी। आज की इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर 2 सॉल्व करेंगे साइंस का। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। द इन्फ्रेंस ड्रॉन बाय टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ आर। तो ये हमें ग्राफ दे रखा है और ये कुछ ए बी सी करके हमें बातें बोली गई हैं और उसके बाद हमें बताना है कि क्या चीज इसमें करेक्ट है। तो ए क्या बोल रहा है, During the melting, temperature of substance does not change। तो ये बात सही है। कैसे सही है कि जब भी हम चेंज करते हैं स्टेट को, तो जो हमारी गिवन हीट होती है उसको हम यूज करते हैं स्टेट को चेंज करने के लिए। सो टेम्परेचर रिमेन्स सेम। ए टू बी और सी टू डी जो हमें दिया है यहाँ पे ए से बी, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर सेम है और C से D ये भी हमारा टेम्परेचर सेम है, कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। देखो स्टेट चेंज हो गई है ना, लेकिन हमारा टेम्परेचर जो है वो सेम है, कांस्टेंट है। अब B पढ़ते हैं। टेम्परेचर राइजेस आफ्टर ऑल अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट्स। तो वो बोल रहे हैं कि टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है जब सारी आइस पिघल जाती है। तो B से C आप देख सकते हो, पहले ये कांस्टेंट रहा और फिर B से C इंक्रीज हो गया। जब हमारी सारी आइस जो है वो मेल्ट हो गई होगी तभी वो एकदम से इंक्रीज हो गया। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड टेम्परेचर रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। तो ये भी सही बोल रहा है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे यहाँ जैसे तो क्या हुआ, वाटर से स्टीम में बनने लग गया और उसके बाद जो है टेम्परेचर सेम रहा, कांस्टेंट रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ गोल्गी एपरेटस आर। कौन होते हैं, सिस्टर्ने होते हैं। गोल्गी एपरेटस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। ये किसका, यूकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल का, that is made up of series of flattened stacked pouches जिसको हम सिस्टर्ने बोलते हैं या सिस्टर्न बोलते हैं। गोल्गी एपरेटस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, गोल्गी apparatus is responsible for transporting, modifying and packaging, responsible for transporting, modifying and packaging किसकी होगी, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो इस वाले क्वेश्चन से हमारा गोल्गी अपरेटस पूरा रिवाइज भी हो गया और हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया है। इफ अ मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट देन इट्स एक्सेलरेशन इज, उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, बी पैस्चरेज रेफर्स टू, ये क्या होता है, द फ्लावर्स अवेलेबल फॉर नेक्टर कलेक्शन बाय द बीज। Which of the following is not the function of epidermis? एपिडर्मिस का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता है, तो वो होता है कंडक्शन ऑफ फूड। एपिडर्मिस जो है वो ट्रांसपिरेशन करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा और प्रोटेक्शन करेगा, लेकिन कंडक्शन ऑफ फूड ये कौन करता है, ये करता है फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज कॉल्ड, या इज क्या होती है, वो एटीपी होती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इंटरनल रेस्पिरेशन के दौरान जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय सेल
वो क्या होती है, स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, और फिर एटीपी जो है वो ब्रेक करता है, एटीपी ब्रेक्स इनटू एडीपी एंड फॉस्फेट. सल्फेट ऑफ डाइवेलेंट मेटल M एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म. तो पहले इतना ही समझ लेते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है. सल्फेट ऑफ, क्या बोला उसने, सल्फेट ऑफ डाइवेलेंट मेटल जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रेटेड फॉर्म. हाइड्रेटेड फॉर्म यानी कि उसके अंदर H2O है, ठीक है, और सल्फेट है तो SO4 है, और कोई मेटल M है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में आ जाएगा डॉट. तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MSO4 डॉट H2O. अभी इतनी सी लाइन से हम ये समझ पाए. आगे बढ़ते हैं. If 0.1 mole of metal sulfate combines with 9.0 gram of water to form hydrated salt, then the formula of metal sulfate will be. तो अब हमें ये नहीं पता कि H2O के साथ कितने उसके मोल्स हैं, तो इसको मान लो X. अब हमें इस X की वैल्यू निकालनी है. हमें क्या दिया, 0.10 मोल्स किसके, MSO4 के, कंबाइन करते हैं 9 ग्राम ऑफ H2O के साथ. तो H2O के मोल्स कितने हो गए, देखो जब आप कंपैरिजन करोगे तो मोल का मोल से ही तो करोगे. तो अब हम H2O के मोल्स निकालेंगे. तो पहले देखते हैं कि टोटल कितना है इसमें. 1 इंटू 2 प्लस 16 यानी कि 18 बन गया. अब क्या करना पड़ेगा, 9 डिवाइड बाय 18 यानी कि 0.5 मोल्स. इससे हमें क्या पता चला कि 0.10 मोल MSO4 का कंबाइन करता है 0.5 मोल ऑफ H2O. अब अगर हमें 1 मोल ऑफ MSO4 को कंबाइन करना है तो हमें कितने मोल्स ऑफ H2O लगेंगे, 0.5 डिवाइड बाय 0.10 मोल H2O के. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MSO4 डॉट 5H2O. तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8. ऑब्जर्व करना है इन तीनों डिफरेंट प्लांट टिश्यूज को और फिर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें. ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, सेल वॉल्स ऑफ ए बी सी इनकी क्या है, यूनिफॉर्म थिकनिंग ऑफ सुब्रीन है. तो ये तो गलत है. साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन सेल ऑफ ए व्हाइल इट इज एब्सेंट इन सेल ऑफ बी एंड सी, ये भी नहीं है. A provides mechanical strength to plant while B and C serve as storage tissue. नहीं. A and B consist of living cells while C consist of dead cells. ये सही है. कैसे सही है, हमारी A फिगर में हमें पेरेन्काइमा के सेल्स दिख रहे हैं और B फिगर में कोलेनकाइमा के. C फिगर में हमें स्केलेनकाइमा के टिश्यूज दिख रहे हैं जो कि हमारे डेड सेल के बने होते हैं, और A और B में हमें लिविंग टिश्यूज दिख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 9. In the experiment to establish the relationship between loss in weight of an immersed solid with the weight of water displaced by it, the upthrust experienced by the object in tap water and in salty water are UW and US respectively. Then अब हमें बताना है कि अपथ्रस्ट किस में ज़्यादा होगा, टैप वाटर में या सॉल्टी वाटर में, या फिर बराबर होगा, या फिर 2 टाइम्स होगा. तो हमें ये बताना है. हमें ये पता होना चाहिए कि अपथ्रस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड multiply density of liquid multiply acceleration due to gravity. और हमें क्या पता होना चाहिए कि जो डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर है
या सॉल्टी वाटर है वो ज़्यादा होती है देन डेंसिटी ऑफ टैप वाटर। अब हमें क्या दिख रहा है कि अपथ्रस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, तो जिसकी ज्यादा डेंसिटी उसका अपथ्रस्ट उतना ज्यादा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेशन P and travels some distance with uniform acceleration a1, then goes with uniform retardation a2 for some more distance and comes to rest at station Q. If the distance between the stations P and Q is 4 km and the train takes 4 minutes, then 1 upon A1 plus 1 upon A2 की वैल्यू क्या है? ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी करा था। यहाँ पे एक और बार करके देख लेते हैं। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि S1 क्या है, S2 क्या है, उसको ऐड करके हमारा 4 किलोमीटर आया है। हमें टाइम 1 निकालना पड़ेगा और टाइम 2 निकालना पड़ेगा, उनको ऐड करके हमारा क्या है 4 मिनट्स आया है। उसके बाद हमारा आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली 1 अपॉन A1 और 1 अपॉन A2 की फॉर्म में आने लग जाएगा। हमारी इक्वेशंस ऐसी ही बनेगी। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे और वहां से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। जब हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a1 है तब क्या होगा, u इक्वल टू 0 हो जाएगा और v इक्वल टू v हो जाएगा। हमने पढ़ा है v इक्वल टू u प्लस at, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट इन करेंगे। तो v इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन a1 थी इंटू t। यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, v अपॉन a1। ये इसको मान लो 1। अब यहीं पे हम डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। वो हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा s1 मान लो इक्वल टू u की वैल्यू 0 थी, तो 0 इंटू टाइम तो 0 ही बन गया है ना, प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या थी a1 इंटू टी की वैल्यू क्या है, ये रही v स्क्वायर बाय a1 का स्क्वायर। एक a1 से एक a1 गया तो s1 की वैल्यू क्या आ गई, v स्क्वायर अपॉन 2a1। ये कब हुआ सारा केस, जब हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। अब क्या है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन a2, तब क्या बनेगा, तब जो हमारा u है उसकी वैल्यू v होगी और रिटार्डेशन हो गई है तो फाइनल क्या बन जाएगी, 0। फिर से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये क्या हो गया 0 इक्वल टू v माइनस ए इंटू में t2। माइनस ए आपको पता है किस लिए आया है, क्योंकि रिटार्डेशन हुई है। तो t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v बाय a2, ये मान लो सेकेंड। अब यहाँ पे डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो s2 इक्वल टू v इंटू v अपॉन a2, यहाँ से आया प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या थी, नेगेटिव थी, इंटू टी का स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर। एक स्क्वायर से ये कट गया है, यहाँ से क्या आया v स्क्वायर अपॉन a2 माइनस हाफ या v स्क्वायर बाय 2a2। ये क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बाय 2a2 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टोटल टाइम दिया हुआ है और टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, तो t1 प्लस t2 इक्वल टू 4 है और s1 प्लस s2 इक्वल टू 4 है। अब इनकी वैल्यूज डाल देते हैं।
यहाँ क्या बन जाएगा, अब इसे 1 और इसको मान लो 2। जब आप 1 इक्वल टू 2 करोगे तो यहाँ से मुझे v की वैल्यू मिलेगी 2 के। अब इस v की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँ या 2 में पुट करूँ, मेरी मर्जी। मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करने वाली हूँ। तो 2 1/a1 प्लस 1/a2 इक्वल टू 4। ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 2। ये आंसर किस फॉर्म में है, ऊपर तो है हमारे मिनट का स्क्वायर और नीचे है किलोमीटर, क्योंकि यही हमें दिया हुआ था। लेकिन हमारे ऑप्शंस में ये दे रखा है मीटर और सेकंड के हिसाब से पूछा हुआ है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिनट का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 60 और किलोमीटर के लिए क्या आ जाएगा 1000। अब हमारा आंसर क्या बन जाएगा 7.2 सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर, यानी कि ये वाला। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, उसको बोलते हैं हम आइसोटोप्स। और आइसोबार्स किसको बोलते हैं, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक मास, यहाँ पे क्या होगा सेम एटॉमिक मास होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो अब हम बोल सकते हैं कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये क्या है, आइसोटोप्स हैं ऑफ हाइड्रोजन। इनका एटॉमिक नंबर होता है 1, लेकिन मासेस क्या हो जाते हैं, ये 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। और आर्गन और कैल्शियम, इनके एटॉमिक मास सेम है 40 और 40, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है। और आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 18 होता है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। विच इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू, इसका ऑप्शन है डी, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये सिंपलेस्ट और मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कहाँ मिलते हैं हमें, बिटवीन स्किन एंड मसल्स। और कहाँ मिलते हैं, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। और कहाँ मिलते हैं, इन द बोन मैरो। लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम, कहाँ से अराइज करते हैं, गोल्गी apparatus से। Which one of the following will result in formation of a mixture? A ऑप्शन क्या बोल रहा है, breaking of ice cubes into small pieces, नहीं। B ऑप्शन क्या बोल रहा है, adding sodium metal to water, ये कोई मिक्सचर नहीं बनाएगा। Agitating a detergent with water in a washing machine, ये मिक्सचर बना सकता है, बनाता है। डी ऑप्शन क्या है, क्रशिंग ऑफ मार्बल टाइल इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ये कोई मिक्सचर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा आंसर। 15th क्वेश्चन, पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर विजिबल विद पावरफुल माइक्रोस्कोप। यस, क्यों, क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर टू
10⁻⁴ सेंटीमीटर इन डायामीटर होता है ये, तो इसीलिए हमें बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप्स की जरूरत है इनको देखने के लिए. यूजिंग फर्टिलाइजर्स इन फार्मिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई कॉस्ट प्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 17. असर्शन में क्या है? इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर एनी टाइम इंटरवल इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो ये सही है. रीजन में क्या बोल रहा है? इफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन इज 0 for a given time interval, then instantaneous velocity at some instant within this interval may be 0. ये भी सही बात है. तो दोनों सही तो है, लेकिन ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा. Assertion an iron almirah is a solid at room temperature. तो ये ट्रू हो गया. रीजन क्या है? वाटर कैन फ्लो and it assumes the shape of containing vessel. ये बात भी सही है, लेकिन ये करेक्ट रीजन या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ऑफ assertion. क्वेश्चन नंबर 19. assertion क्या बोल रहा है? पेरेन्काइमा टिश्यू कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली unspecialized cell with thin cell walls and is usually loosely packed. Yes, they do not have spaces between them. तो ये तो false हो गया ना, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया. क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे. कैथोड रेज गेट डिफेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R is correct explanation of A. Question 21 करते हैं. A body moves along circular path. How much work is done in doing so? Explain. ये circular path है हमारा, इस पे body move कर रही है, तो force कहाँ है? Along the radius लगेगी force. फोर्स तो हमारी अलोंग द रेडियस लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कैसे लगेगी? वो टेंजेंट के अलोंग लगेगी. तो यहाँ पे हमारा एंगल क्या बन गया? 90 डिग्री. और जब भी हमारा एंगल 90 डिग्री बनता है तब हमारा वर्क क्या बन जाता है? वर्क इक्वल टू 0 हो जाता है. क्यों? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. ये थीटा क्या है? एंगल जो बन रहा है. कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का. कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क इक्वल टू 0 बन जाएगा. इसका और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. व्हाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्बल्ड इनटू अ बॉल. जो हमारी क्रम्बल्ड शीट है वो बॉल में बन गई और उसका सरफेस एरिया जो है वो छोटा हो चुका है. तो एरिया छोटा हो गया उसका, तो क्योंकि उसका एरिया छोटा हो चुका है तो उस पे फ्रिक्शन जो है, जो एयर की फ्रिक्शन है उस पे वो कम लगेगी देन जो कि एक नॉर्मल शीट या पेपर. आपने एक बार इन दोनों आंसर्स को देख लेते हैं कि हमें पेपर में कैसे लिखना है. इन केस ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, द फोर्स सेंट्रीपिटल बोला था ना, वो कहाँ होगी? रेडियस के अलोंग होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी? टेंजेंट के अलोंग होगी. तो वर्क डन क्या होगा? 0, as the angle between them is 90 degree. Sheet crumpled into a ball has small surface area as compared to the similar unfolded sheet. Therefore, unfolded sheet will experience more friction due to air as compared to the crumpled one. लेकिन इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? सेम एक्ट करती है. It is larger friction of air which slows down the unfolded sheet and therefore it falls slower as compared to sheet crumpled into a ball. Give reason for the following observation. Smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो हॉट सिजलिंग फूड है ना, उसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है डिफ्यूजन का रेट
डिफ्यूजन रेट या फिर मैं बोल दूं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वो क्या होगी, वेरी फास्ट हो जाएगी। और इसीलिए हमें स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड जो है वो जल्दी आ जाती है या दूर से हम पता कर पाते हैं, लेकिन जो कोल्ड फूड है उसका कुछ हमें स्मेल नहीं आती, हमें उसके पास ही जाना पड़ता है। तो देखते हैं पेपर में इसको हम कैसे लिख के आएंगे। Since hot sizzling food has high temperature या temperature higher than the cold food and at higher temperature diffusion rate या फिर movement of particles is very fast, due to this smell of hot sizzling food reaches you या us from several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. Question 23, why do we see light first and hear the sound later during the thunderstorm? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि light travels faster than sound. Question number 24, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? तो जब हमारी आइस मेल्ट कर रही होती है तो वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है latent heat of melting from surrounding and gets changed into water, that makes the cooling effect more intense as compared to water at same temperature. क्वेश्चन नंबर 25 को अभी सॉल्व करेंगे, नीचे सॉल्व करेंगे उसको। अभी एक बार क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। List any three distinguishing features between models of atom proposed by Thomson and Rutherford. तो जे थॉमसन ने क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म्स अ कर्नल, और इधर रदरफोर्ड ने क्या बोला था, न्यूक्लियस जो डेंस पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ होता है, सेंटर ऑफ द एटम पे होता है। थॉमसन ने और क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट है थ्रू आउट द एटम, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। थॉमसन के मॉडल ने हमें बोला था कि कोई स्पेस एम्प्टी नहीं है, जैसे एक पुडिंग है या वाटरमेलन का होता है, लेकिन रदरफोर्ड ने बोला था कि बहुत सारी स्पेस एम्प्टी है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो आप मुझे एक बार बता देना कि क्या डेरिवेशंस आपकी आ रही हैं या नहीं आ रही, कंफर्म कर देना, तो फिर मैं डेरिवेशंस की एक अलग वीडियो बना दूंगी। अभी आगे चलते हैं। अ बुलेट ऑफ मास दे रखा है 10 ग्राम्स, स्ट्राइक्स अ सैंड बैग विद वेलोसिटी दी है, और उस कितना ट्रैवल करता है, 5 सेंटीमीटर ट्रैवल करता है। हमें क्या निकालना है, रेजिस्टिव फोर्स निकालनी है, और टाइम टेकन बाय बुलेट टू कम टू रेस्ट निकालना है। तो हमें क्या क्या गिवन है, मास दिया है 10 ग्राम, हमें पता है इसको चेंज करना होता है हमें केजी में, तो क्या बन जाएगा 10/1000 kg। उसके बाद हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 0, और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये क्या है, 5 सेंटीमीटर, जिसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा डिवाइड बाय 100 करके। तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्यों निकालनी है हमें एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो। मैं यहाँ पे v² माइनस u² इक्वल टू 2s यूज कर रही हूँ, क्योंकि हमें टाइम नहीं दिया हुआ। तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस u का स्क्वायर 10⁻³ और उसका स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इंटू में s। तो यहाँ से a क्या निकल जाएगा, माइनस का 10⁶ इंटू 100 डिवाइड बाय
10, 2 इंटू 5 क्या होता है 10, तो ये कट गया, आंसर क्या बन गया -10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हमारी फोर्स क्या निकलेगी, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या दिया था 10/1000 इंटू माइनस का 10⁻⁷। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 10⁵ नेगेटिव का न्यूटन। अब हमसे सेकेंड पार्ट में पूछा था टाइम टेकन, कितना टाइम लेता है वो, तो v इक्वल टू u प्लस AT से हम टाइम निकाल सकते हैं। 0 इक्वल टू 10⁻³ प्लस माइनस का 10⁻⁷t, तो t की वैल्यू क्या आ गई 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻⁷ इक्वल टू 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स। अब हम इसका और पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें फोर्स दी है और एक्सेलरेशन दिया है, हमें मास निकालना है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 40 न्यूटन इक्वल टू मास इंटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से मास क्या निकल जाएगा मेरा 40/5 विच इज 8 kg। क्वेश्चन नंबर 27 अभी नीचे सॉल्व कराती हूँ, एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 28 देख लो। इसने बोला है हमें कंपेयर करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। और न्यूट्रॉन्स क्या है, न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 1 डिवाइड बाय 1838 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है हाइड्रोजन एटम के मास के, दैट इज 1। और न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के मास के। इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ मिलते हैं, फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और प्रोटॉन्स हमें कहाँ मिलते हैं और न्यूट्रॉन्स हमें कहाँ मिलते हैं, दोनों के दोनों इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो 3 मार्क्स का था और 3 पॉइंट्स हम लिख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन योर स्कूल बेल इज स्ट्रक विद अ हैमर, व्हाई, ऐसा क्यों होता है। तो जब भी मटेरियल बॉडी जो है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी से वाइब्रेट करते हैं तब जाके हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मटेरियल बॉडी इज मेड टू वाइब्रेट विद सम मैकेनिकल एनर्जी। इसीलिए जब उसको हैमर से स्ट्रक करते हैं हम तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। अ पावरफुल साउंड सिग्नल sent from a ship is received again after 4.8 seconds. How deep is the ocean bottom? कितना डीप है, तो यहाँ हमें पता है कि 2 times the distance equal to speed into time। तो बस यही फॉर्मूले से हम डेप्थ निकाल लेंगे। तो 2h मान लो उसकी डेप्थ है इक्वल टू v इंटू टी। तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या दे रखी है 1500 और टाइम क्या दे रखा है 4.8। ये निकल के आ रहा है 2h। h निकालने के लिए हमें 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3600 meters. Average time taken by normal person to react to an emergency is 1/5 of a second. और इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। If bus is moving with velocity, velocity दे रखी है, and its driver sees a child running across the road, how much distance would the bus had moved before he could press the brakes? तो हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ पे स्पीड हमें क्या दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। इसको जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा,
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 16.7 मीटर पर सेकंड। ये है हमारी स्पीड। तो जब हमारा टाइम 1/15 है तब क्या डिस्टेंस है, और जब टाइम आगे क्या बोला, द रिएक्शन टाइम ऑफ पीपल इंक्रीजेज व्हेन दे आर इंटॉक्सिकेटेड। हाउ मच डिस्टेंस हैज बस मूव्ड इफ रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर वर, कितना होता है 1/2 सेकेंड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। तो वो बोल रहा है कि एक बार 1/15 रखो टाइम को और दूसरी बार 1/2 रखो टाइम को, तो हमारा डिस्टेंस क्या होता। तो जब मेरा 1/15 है टाइम, तो मेरा डिस्टेंस है 16.7 इंटू 1/15 विच इज इक्वल टू 1.11 मीटर। और जब मेरा टाइम 1/2 है तब मेरा डिस्टेंस क्या है 16.7 इंटू 1/2 विच इज 8.35 मीटर। और बस इतना ही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ से यहाँ 0 to 6 गई है इन 30 सेकेंड्स, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, और फिर उसकी वेलोसिटी क्या बन जाती है 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 6 से 4 गई इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस। तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है दोनों केसेस में। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, u क्या है 0 और v क्या है 6 और टाइम क्या है 30 सेकेंड्स। तो v इक्वल टू u प्लस 80 से हम a निकाल देंगे, विच इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। तो 6 माइनस 0 अपॉन 30 जो कि क्या बन गया मेरा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सेकेंड केस, इसमें एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे मेरा u है 6 और v है 4 और टाइम क्या है 5 के बराबर। यहाँ पे a क्या बन गया, यही वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, 4 माइनस 6 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस इतना ही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 को नीचे सॉल्व करेंगे हम। अ टेस्ट ट्यूब इज लोडेड विद लेड शॉट्स वे 50 ग्राम्स हो गए वैसे, floats up to mark X. Test tube is then made to float alcohol. It is found that 10 grams of lead shots have to be removed so as to flow it to level X. Find RD. RD क्या है, relative density. Weight of water displaced 50 ग्राम और weight of alcohol displaced equal to that is 40 grams, right? अब हमारा RD क्या हो जाएगा ऑफ अल्कोहल इक्वल टू वेट ऑफ अल्कोहल डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ अल्कोहल डिस्प्लेस्ड डिवाइड बाय वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड 40 upon 50. Explain why is it difficult to walk on a sand? Why is the recoil of heavy gun on firing not so strong as that of light gun using the same cartridge? तो यहाँ क्या होता है कि जो सैंड है ना,
सैंड यील्ड्स अंडर आवर वेट। इसका क्या मतलब हुआ कि सैंड जो है ना वो प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाता हमारे वेट को सपोर्ट करने के लिए, और इसी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है उस पर चलना। अब सेकेंड पार्ट में हमें ये पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो मोमेंटम हमने पढ़ा कि मोमेंटम क्या है, मास इनटू में वेलोसिटी। अब क्योंकि हमें मोमेंटम को कंजर्व करना है इसको हमें, तो क्या होगा, हमारा मास और वेलोसिटी आपस में कैसे हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो अब हैवी गन है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, या रिकॉइल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। देयर वुड बी नो प्लांट लाइफ इफ क्लोरोप्लास्ट डिड नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्या है, पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। क्या है ये, क्लोरोफिल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर फूड प्रिपरेशन। और इसीलिए अगर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट ना हो तो कोई भी प्लांट की लाइफ पॉसिबल नहीं है। हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, किसने करा था, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल्स को डिस्कवर करा था। कैसे करा था, उन्होंने एक थिन स्लाइस ली थी किसकी, कॉर्क की, और उसमें देखा था कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और वो क्या थे, डेड सेल्स थे। डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, ड्रॉ अप्रोप्रिएट डायग्राम्स। पिछली वीडियो में हमने डायग्राम्स देखे थे, इस वीडियो में हम चलो डिफरेंशिएट भी कर ही लेते हैं। इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स हैं, स्टेरेटेड, अनस्टेरेटेड और कार्डिक। तो स्टेरेटेड में क्या है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स हैं। यहाँ पे क्या है, यूनिन्यूक्लिएट सेल्स हैं। और कार्डिक में क्या है, सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड, यहाँ पे आप देखोगे कि अनब्रांच्ड है, यहाँ पे कैसे हैं, ब्रांच्ड, और यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट है, यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएट है। स्टेरेटेड में आपको ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखेंगे, अनस्टेरेटेड में नहीं दिखेंगे, और कार्डिक में आपको फेंटेड दिखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, ये कहाँ मिलेंगे, लिम्स में मिलेंगे, मोस्टली अटैच टू बोन्स टू हेल्प इन मूवमेंट। और ये कहाँ मिलेंगे, एलिमेंट्री कनाल में मिलेंगे, ब्लड वेसल्स में मिलेंगे, यूटेरस में मिलेंगे, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में मिलेंगे, आइरिस ऑफ आईज में मिलेंगे, और कार्डिक कहाँ पे मिलेंगे, वॉल ऑफ हार्ट में मिलेंगे। और ये रहे इसके डायग्राम्स। डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। ये रहा, सपोज द मास ऑफ अर्थ समहाउ इंक्रीज बाय 10% without any change in its size. What would happen to your weight? हमारे वेट पे क्या असर पड़ेगा? तो हमें पता है क्या, सबसे पहली बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि फोर्स जो है वो बराबर है वेट के। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और वेट इक्वल टू m छोटा जी। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ कि वेट जो है मेरा, वेट बराबर है जी कैपिटल M जो कि मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m जो कि मास ऑफ बॉडी है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब नया मास मान लो कि हमें m डैश दिया हुआ है, ये हमारा न्यू मास है।
न्यू मास कैसा है, इंक्रीजेस बाय 10%। तो m में 10% ऑफ m करना होगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि मेरे m डैश की वैल्यू क्या आ गई, m प्लस 10/100 इंटू m विच इज इक्वल टू 1.1 m। तो अब मेरा न्यू वेट जो है वो क्या बन जाएगा, g इंटू 1.1 इंटू m इंटू छोटा m अपॉन r का स्क्वायर। अब जब मैं ओरिजिनल वेट और न्यू वेट को कंपेयर करूंगी तो मुझे पता चल रहा है कि जो मेरा न्यू वेट है ना वो इक्वल है 1.1 इंटू में ओल्ड वेट के या फिर ओरिजिनल वेट के। यहाँ पे आप देख सकते हो, कंपेयर करो, g है कैपिटल M स्मॉल m r का स्क्वायर। क्या एक्स्ट्रा चीज है, यानी कि क्या मल्टीप्लाई करना है, ओरिजिनल वेट में मल्टीप्लाई करना है 1.1। तो ये 1.1 है क्या, 10% ही तो है ना। तो न्यू वेट बिकम्स 1.1 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वेट, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी will increase by 10%। राइटिंग को प्लीज अवॉइड करना। सेकेंड पार्ट में बोला है क्या, इसको बड़ा करता हूँ मैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला है, अब रेडियस मान लो क्या बन जाता है, ट्वाइस। देखो ये 2 टाइम्स बना है, 2 टाइम्स, ये 10% टाइम्स नहीं बना, ठीक है, ये फर्क समझना, इंक्रीजेस बाय में और ट्वाइस में। तो ट्वाइस ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास, व्हाट विल हैपन टू योर वेट, आपके वेट में क्या होगा। सेम इसी से समझ लेते हैं, यही इक्वेशन से समझ लेते हैं हम, है ना। फोर्स क्या है, जी एम छोटा m बाय r का स्क्वायर। अब नए वाला r क्या है, r डैश इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r है। तो नया वाला वेट या नया वाला फोर्स क्या बन जाएगा, यहाँ पे वेट की बात हो रही है तो वेट ही लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, g बड़ा m छोटा m डिवाइड बाय 2 टाइम्स r का होल स्क्वायर विच विल बी g m m डिवाइड बाय 4r स्क्वायर। तो न्यू और ओल्ड वेट या ओरिजिनल वेट में क्या फर्क है, g है m है m है, g m m r स्क्वायर, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, डिवाइड हो रहा है बाय 4। तो मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि न्यू वेट बिकम्स 1/4 टाइम्स द ओरिजिनल वेट, जब हम क्या करेंगे, रेडियस को ट्वाइस कर देंगे। अब इसका और पार्ट सॉल्व करते हैं। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, F इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाय R स्क्वायर, जहाँ पे M क्या है, मास ऑफ अर्थ है ना, और ये क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, और इस G की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन kg स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। Derive how does value of gravitational force F between two objects changes when distance between them is reduced to half। डिस्टेंस क्या बन गया है, नया डिस्टेंस क्या बन गया है,
हाफ हो चुका है ओरिजिनल का, और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस 4 टाइम्स, यानी कि अब जो छोटा m था हमारा वो नया बन गया है, क्या हो गया, 4 टाइम्स हो चुका है। तब क्या होगा, तो इसका ऑप्शन ए पहले सॉल्व करते हैं। तो f ओरिजिनली मेरा ये था, अब नया क्या बन गया है, g m m अपॉन 1/2 r का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स g m m अपॉन r का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो अब इसको कि क्या बन गया, 4 टाइम्स दी ओरिजिनल बन चुका है। और बी पार्ट जब हम उसको रिड्यूस टू हाफ कर देते हैं, सॉरी बी पार्ट क्या है, जब हम उसको 4 टाइम्स कर देते हैं तब क्या बन जाएगा, नया वाला g m 4 छोटा m अपॉन r स्क्वायर, यानी कि 4 टाइम्स दी ओरिजिनल। 35 क्वेश्चन में क्या है, मेन फंक्शन ऑफ एटलीस्ट 10 सेल कंपोनेंट्स और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंशिएट करो, न्यूक्लियर रीजन ऑफ बैक्टीरियल सेल और न्यूक्लियर रीजन ऑफ एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंशिएट करो। तो 10 सेल कंपोनेंट्स एक बार पढ़ लेते हैं पहले, कौन कौन से होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, इट एक्ट्स एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल है तो क्या करेगा, सेलेक्टिवली सब्सटेंसेस को अलाउ करेगा टू पास थ्रू इट, ये पहला हो गया। दूसरा, क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, हेरिडेटरी कैरेक्टर्स रखते हैं एक ऑर्गेनिज्म के और उनको पास करते हैं या कैरी करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तीसरा क्या है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है, एक तो ये सुसाइडल बैग्स हैं, दूसरा कि ये ब्रेक डाउन करते हैं अनवांटेड मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, चौथा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। पांचवा न्यूक्लियस हो गया, क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल है, इसके अंदर हमें क्या मिलता है, सेल्यूलर डीएनए मिलता है। छठा क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है ना, सिंथेसिस करता है किसको, एटीपी बनाने में हेल्प करता है। ये क्या, एटीपी क्या होते हैं, एनर्जी करेंसी होते हैं। 7 क्या हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, इसमें क्या होते हैं हमारे राइबोसोमल आरएनए, और ये एक और काम क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस भी करते हैं। 8 क्या हो गया हमारा, सेल वॉल हो गया, सेल वॉल क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा और रिजिडिटी देगा टू प्लांट सेल। 9th क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट, ये क्या होते हैं, इनके अंदर क्या मिलता है हमें, क्लोरोफिल मिलता है, जिसकी वजह से फूड की प्रोडक्शन होती है, और प्रोडक्शन होती है इसका क्या मतलब हो गया, फोटोसिंथेसिस की ये साइट होती है। 10th क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होता है, ठीक है। तो ये 10 सेल कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब डिफरेंशिएशंस पे आते हैं। तो ये रहा हमारा डिफरेंशिएशन सारा, क्या है, सेल वॉल कहाँ मिलेगा, बैक्टीरिया में, फंजाई में, प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल और प्रोटोजोआ में एब्सेंट होता है ये। सेल मेम्ब्रेन हर सेल में मिलेगा। सेल वॉल का कोई दूसरा नाम नहीं है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल वॉल क्या है, कंप्लीटली परमिएबल है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है।
सेल वॉल जो है वो मेड अप ऑफ सेल्यूलोस है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन किससे बना है? लिपिड्स और प्रोटीन्स से। न्यूक्लियर रीजन ऑफ बैक्टीरिया क्या है? स्मॉलर इन साइज होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है। न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट होता है। इसके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियर रीजन ऑफ एनिमल सेल लार्जर इन साइज होता है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ एब्सेंट था, यहाँ प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? इसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है। यूकैरियोटिक क्या होते हैं? इसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। इसका साइज स्मॉल है, इसका साइज लार्ज है। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड is dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर इतने केल्विन पे। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन। हमें पता है क्या चीज? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो सॉल्यूट का मास क्या है? 36, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन का क्या मास है? 100 प्लस 36, तो 136 इंटू में 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे 26.4% इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 200 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। यानी कि अब हमें कंसंट्रेशन जो है वो दी हुई है, कितना है? 25, और हमें मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना? 200। तो सबसे पहले हम मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे। कैसे? कंसंट्रेशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। 25 इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट को मैं यहाँ पे छोटे m से डिनोट कर रही हूँ, इनटू 100, और ये क्या था? 200। इसको काटेंगे, यहाँ से m की वैल्यू क्या आई? 50 ग्राम्स। ग्राम्स में है ना। अब मुझे मास ऑफ कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज निकल गया, क्योंकि सॉल्यूट क्या था? ग्लूकोज है ना। और अब मुझे वाटर का निकालना है, तो मास ऑफ वाटर वो क्या बन जाएगा? टोटल, यानी कि सॉल्यूशन में से माइनस कर देंगे 50, तो 200 माइनस 50 इक्वल टू 150 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 37, पैराग्राफ रीड करना है और आंसर्स देने हैं। तो आप वीडियो को पॉज करो और पैराग्राफ को रीड करो और फिर मेरे साथ इसके आंसर्स को सॉल्व करो। अब हमें आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल, ये कौन सा सेल है? तो ये किसकी फिगर है? ट्रेकियड्स की फिगर है। Which part of desert plants reduce the loss of water? तो वो कौन से होते हैं? Cuticles. What is dead element present in phloem? क्या होते हैं वो? Phloem के fibers. Phloem fibers. Is cardiac muscle a involuntary muscle? तो yes, हम उसके फंक्शनिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए वो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। आंसर मैच कर सकते हो आप। 38,
आई होप आपने पैराग्राफ पढ़ लिया होगा। यहाँ पे क्या है, वाई आर द ड्रोन्स एब्सेंट इन मैच्योर बी कॉलोनी। तो ऐसा क्यों है? यहाँ पे आंसर लिखा है कि दे टेक पार्ट इन नप्शल फाइट आफ्टर विच दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द कॉलोनी। व्हेन एंड हाउ आर ड्रोन्स प्रोड्यूस? तो जब न्यू कॉलोनी फॉर्मेशन या फिर फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स। व्हाट इज बी ब्रेड? बी ब्रेड क्या होती है? बीज produce food substance for worker bees and larvae in form of bee bread. Why worker bees are females but they do not lay eggs? Colony behavior, egg laying and ovary development in worker honeybees is prevented by queen pheromones and open bore pheromone. However, in absence of these regulating pheromones, workers may develop ovaries which will enable them to lay their own eggs. क्वेश्चन नंबर 39, इसमें आप एक बार ये पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इन वाटर शुगर सॉल्यूशन आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूट क्या बन जाएगा? शुगर हो जाएगा, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। व्हाट इज साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन? तो साइज ऑफ पार्टिकल पूछा है, वो ये होता है। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? व्हाट डू यू मीन बाय एलॉय? प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? तो सिर्फ एक काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं और फिक्स या कांस्टेंट स्ट्रक्चर होता है उनका। और अलॉय क्या होते हैं? ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल से बनते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स या अदर मेटल्स या अदर एलिमेंट्स से भी बनते हैं। एग्जाम्पल स्टील हो गया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। ये हमारा सेकंड सैम्पल पेपर था। इसके बाद हम एक और सैम्पल पेपर या और भी बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए और आप कम टाइम में कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओ।